देखिए हाल में ही बिहार में एक बच्चे का 9 महीने का एक बच्चे के अंदर एक बीमारी पाया गया है, एक बहुत ही रेयर बीमारी पाया गया है। उसके बाद फिर उसके माता पिता उसको अलग अलग हॉस्पिटल ले गए थे उसको दिखाने के लिए। फिर बाद में इंडिया का सबसे बढ़िया जो नर्व्स का जो हॉस्पिटल है, न्यूरोलॉजी का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको ले जाया गया। उसके बाद वहाँ पे उस बच्चे को एक बीमारी से डायग्नोस किया गया। उस बीमारी को बोला गया SMA1। ये बीमारी का नाम है SMA1। इस बीमारी से उस बच्चे को डायग्नोस किया गया और बाद में बोला गया कि इस बीमारी का कोई भी जो है ट्रीटमेंट नहीं है। बच्चे का उम्र सिर्फ 9 महीना बच्चे का उम्र था, यानी कि 1 साल, यानी कि उसका पहला बर्थडे भी नहीं आया था, 1 साल भी उसका पूरा नहीं हुआ था। बच्चे के अंदर ये बीमारी का डायग्नोस कर लिया गया। ये ऐसा बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर साफ डॉक्टर सीना वेंगलिल डॉक्टर का नाम है, वहां पे साफ बता दिया गया कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो 9 महीने का बच्चा है ये ज्यादा से ज्यादा और 10 से 14 महीना जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है। और इसका मतलब कि वो लगभग अपने दूसरे साल से पहले भी, अपना सेकेंड बर्थडे भी वो बच्चा जो है वो नहीं जी सकेगा और उस बच्चे का डेथ होना निश्चित है। इसके लिए एक मेडिसिन का जरूरत पड़ेगा। अगर एक इंजेक्शन ऐसा लगेगा, अगर वो इंजेक्शन अवेलेबल करा दिया गया तब बच्चे के अंदर वो बीमारी को ठीक किया जा सकता है और बच्चा जो है अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। लेकिन खास बात यह है, आप लोग जान करके हैरान रह जाएंगे कि वो एक इंजेक्शन जिसका जरूरत है, उस एक इंजेक्शन का कीमत है 16 करोड़ रुपए। एक इंजेक्शन, वो एक इंजेक्शन अगर बच्चे को पड़ गया उसका वो ठीक हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। एक ही टाइम पड़ता है वो इंजेक्शन और वो पड़ जाने के बाद वो बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। 16 करोड़ उस एक डोज का, एक इंजेक्शन का कीमत है। सोचिए माँ बाप के अंदर क्या गुजर रहा होगा। वो 16 करोड़ अनइमेजिनेबल पैसा है, मतलब एक आम आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। अपना घर द्वार, जमीन जायदाद, खुद का बॉडी भी अगर बेच दे ना, अपना बॉडी का अलग अलग पार्ट को भी अगर अपने बच्चे के लिए बेच दे तो भी इतना पैसा कलेक्ट कर पाना नामुमकिन है। तो इतना ज्यादा रकम का एक इंजेक्शन देना पड़ेगा तब उस बच्चे का जान बचाया जा सकता है। अमेरिका से इस इंजेक्शन को इंपोर्ट किया जा सकता है, लाया जाता है और उसके बाद उसका बच्चे का जान बच सकता है। तो ये बीमारी क्या है और इस बीमारी का ये किस तरीके से ये बीमारी होता है, इस बीमारी के बारे में हम लोग जानेंगे आज की क्लास के अंदर। ये बीमारी जो है किस तरीके से होता है, इस बीमारी का कितना टाइप होता है, SMA1 ये 1 क्या है, SMA क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस बीमारी को टेस्ट कैसे करते हैं, मतलब डायग्नोसिस इस बीमारी का कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इस बीमारी का ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज लगता है। तो ये सब चीज हम लोग जानने वाले हैं। देखिए एक बच्चा है बिहार के पटना से, एक फैमिली आता है, बच्चे का नाम है आयांश सिंह। 9 महीने का बच्चा है, सिर्फ 9 मंथ ओल्ड बच्चा है, यानी कि बच्चे का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। उसके पिता का नाम है आलोक सिंह और माता का नाम है नेहा सिंह। पटना से ये लोग बिलोंग करते हैं, एक साधारण एक मिडिल क्लास फैमिली है। जब बच्चे का जो है एज लगभग 3-4 महीने, 4-5 महीने होने लग गया, तब पता चला इस बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि इसका देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा था, उसका कोई मसल्स जो है बॉडी का काम नहीं कर रहा था। वो समझ रहे हैं 9 महीना का एक बच्चा का हम बात कर रहे हैं, जहां बच्चे का एज के साथ साथ उसका बॉडी का मूवमेंट इंक्रीज होता है, ज्यादा मूवमेंट होता है, वहीं इस बच्चे का मूवमेंट जो है बॉडी का एकदम घट गया। एकदम इसको जहां लेट जाता था तो वो लेटा हुआ रहता था, मतलब इसके बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं, पूरा बॉडी इसका शिथिल पड़ जाता था, एकदम स्टिल पड़ जाता था। लगता है कि मतलब एकदम बेहोश पड़ा हुआ बच्चा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था बच्चे के अंदर। फिर जब ये फैमिली जो है ये अलग अलग डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए गए तो वहां से पता चला बहुत ही, मतलब इसका कोई पकड़ में नहीं आ रहा था। बाद में ये जो फैमिली है ये इंडिया के, भारत के सबसे बढ़िया न्यूरोलॉजी के हॉस्पिटल जिसको निमहंस बोलते हैं, इस हॉस्पिटल में ले गया इस बच्चे को। निमहंस के अंदर बेंगलोर में ये हॉस्पिटल है, इंडिया का सबसे बढ़िया न्यूरो साइंस का हॉस्पिटल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, बेंगलोर में यह हॉस्पिटल है। निमहंस ले जाया गया बच्चे को, वहां पे डॉक्टर सीना वेंगलिल इस बात को कंफर्म कर दी और रिपोर्ट बना दी कि बच्चे के अंदर ये SMA डिजीज को वहां पे डायग्नोस कर लिया गया और बता दिया गया कि इस बच्चे का जो 9 महीने का जो बच्चा है, अभी 15 जुलाई को इसको ले गया था। जो निमहंस का रिपोर्ट का हम जो ऑफिशियल जो एक्चुअल रिपोर्ट है बच्चे का, उसके बारे में हम बात करें। 15
15 जुलाई को डॉक्टर सीना वेंगलिल इस बीमारी के बारे में कंफर्म कर दी कि ये जो बीमारी है इस बच्चे के अंदर हो गया है, SMA1 बीमारी हो गया है। और बता दिया गया कि ये जो बच्चा है 9 महीने का, ये ज्यादा से ज्यादा अब जो है 13 से 14 महीना तक और जिंदा रह सकता है। मतलब वो अपना बच्चा जो है, वो छोटा सा बच्चा अपना दूसरा बर्थडे को भी अचीव करने से पहले उसका डेथ हो जाएगा, वो बच्चा मारा जाएगा। दूसरा 2 साल से पहले ही वो बच्चा मारा जाएगा। और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि एक इंजेक्शन इस बच्चे का जान बचा सकता है। वो इंजेक्शन को अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता है और उस इंजेक्शन का जो कीमत है वो है 16 करोड़। उसके बाद माता पिता वहां से आ गए और अभी जो है काफी ज्यादा ये चीज वायरल हो रहा है। और सरकार से देखिए, इतना पैसा कहीं से भी कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, तो सरकार से गुहार लगाया जा रहा है कि हमारा मदद किया जाए। देखिए, इससे पहले भी ये बीमारी हो चुका है। भारत में अगर बात करें तो इससे पहले फरवरी के महीने में हैदराबाद में ये बीमारी हुआ था। वहां पे भी जो लड़का था, जो बच्चा था, उसका नाम था आयांश गुप्ता उसका नाम था। और ये जो बिहार में पटना के जो बच्चा है, इसका नाम है आयांश सिंह। इस बच्चे का नाम रखा गया। आयांश नाम कितना प्यारा सा नाम रखता है। माँ बाप कितना कुछ ख्वाब सोच के इस नाम को रखे होंगे, आयांश नाम रखे होंगे। लेकिन माता पिता को क्या पता था कि जो है कि इतना रेयर और इतना खतरनाक टाइप का बीमारी से ये बच्चा पीड़ित होने वाला है। तो ये बीमारी इससे पहले भी हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। उससे पहले भी ये बीमारी एक बार बॉम्बे में एक कपल को ऐसा बीमारी हुआ था, उनके बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। ये सब बीमारी के लिए डोनेशन जमा किया जाता है। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। देखिए, जो हैदराबाद वाला जो केस हुआ था, वहां पे हमारे जो टीम इंडिया के जो कप्तान है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वो लोग का जो एक फाउंडेशन चलता है, वो फाउंडेशन की तरफ से डोनेशन किया गया था और उतना पैसा कलेक्ट हो पाया था, जिसकी वजह से बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया था। तो इसके लिए ये पेरेंट्स भी जो हैं, ये जो आलोक सिंह और नेहा सिंह इनके माता पिता हैं, ये लोग भी एक कैंपेन चला रहे हैं। गवर्नमेंट से एक तरह से विनती कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सर किसी तरीके से फाइनेंशियली जो है इतना मदद किया जाए, क्योंकि इतना जो अमाउंट है ये नामुमकिन हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो देखिए, हम लोग समझने वाले हैं ये बीमारी क्या होता है और ये बीमारी इतना खतरनाक क्यों है, किस तरीके से ये बीमारी होता है। देखिए, इस बीमारी के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये बीमारी होता क्या है, किस तरीके से फैलता है। वो सारा बात हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म का अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी का देखिए SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये जो बीमारी है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये नर्व्स का बीमारी है, क्योंकि स्पाइनल वर्ड आ गया है और मस्कुलर वर्ड भी आया हुआ है। हम लोग बात करेंगे अभी। ये जो बीमारी है काफी रेयर बीमारी है। लगभग अगर बात किया जाए 10,000 बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी हो सकता है। कितना रेयर बीमारी है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी, अमेरिका में भी उतना ज्यादा नहीं है, भारत में भी उतना ज्यादा ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी जो है ये जेनेटिक बीमारी है, हेरिडिटरी बीमारी है। जेनेटिक वर्ड का मतलब होता है कि ये बीमारी बच्चे को उसके माता पिता से ये बीमारी आया हुआ है। किस तरीके से आया हुआ है उसको भी हम लोग कुछ देर के बाद समझेंगे कि ये जेनेटिक बीमारी किस तरीके से है, माता पिता से यही बीमारी आया हुआ है। देखिए, ये जो बीमारी है ना, इसके अंदर आपका नर्व्स और मसल जो है डैमेज हो जाता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA इस बीमारी का नाम है। इसका अलग अलग टाइप होता है, SMA1, SMA2, इस तरीके से हम लोग देखेंगे अभी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एट्रोफी वर्ड का मतलब होता है डिजेनरेशन, जहां पे धीरे धीरे करके डिजेनरेट करने लग जाता है मसल्स वगैरह, नर्व वगैरह। तो इस बीमारी के अंदर नर्व और मसल डिजेनरेट कर जाता है। देखिए, हमारा जो नर्व होता है ना, हमारा जो बॉडी है ना, यहां पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। कोई भी आप लोग समझ सकते हैं, एकदम साधारण भाषा में हम समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा बायोलॉजी यहां पे नहीं लगा करके। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर दो चीज आता है। एक तो आपका ये ब्रेन आता है और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन के जस्ट नीचे से एक तार स्टार्ट होता है। वो तार जो है आपका एकदम नीचे तक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड मिल करके हमारा बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सारा इंफॉर्मेशन, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, हर चीज यही चीज प्रोसेस करता है। तो उस बच्चे का, उस आयांश का क्या हुआ है कि उसका स्पाइनल कॉर्ड का नर्व डैमेज हो गया है। स्पाइनल कॉर्ड का नर्व डैमेज हो गया है। उसकी वजह से क्या हो सकता है? देखिए,
सीएनएस और इफेक्टर के बीच में सारा का सारा कम्युनिकेशन होता है। इफेक्टर हम लोग बोलते हैं मसल्स को। देखिए हमारा जो भी चीज, मान लीजिए आप किसी गर्म तवा के ऊपर हाथ रख दिए, तो वो इंफॉर्मेशन कि भाई वो तवा जो है वो गर्म है, वो तुरंत आपके वो हाथ आपका रिसीव करेगा और वो हाथ से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, या तो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो मसल्स हैं हाथ के हमारे, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टर बोलते हैं। इफेक्टर मैसेज को लेकर के जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर ब्रेन उसको रीड करता है कि भैया तवा बहुत गर्म है, हाथ को जल्दी वहां से हटा लीजिए। फिर आपका इफेक्टर यानी कि हाथ क्या करता है, उस जगह से अपने आप को हटा लेता है। तो सीएनएस और इफेक्टर यानी कि मसल्स के बीच में कम्युनिकेशन लगातार होता है। इफेक्टर से सीएनएस तक जो नर्व आता है, मतलब जो नर्व आपको बताया कि भैया तवा जो है अभी गर्म है, इस नर्व को हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। इस नर्व को हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व बोलते हैं, क्या है कि ये सेंस को लेकर के गया आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। अब ब्रेन आपका उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया कि भैया तवा जो है गर्म है, हाथ को जल्दी से जल्दी वहां से हटा लिया जाए। तो ब्रेन अब मैसेज भेजता है इस मसल को। इस नर्व को हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व। इस तरीके से मेनली अगर बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके से नर्व होते हैं। जो मैसेज आपके ब्रेन तक आएगा उसको बोलेंगे सेंसरी नर्व, जो मैसेज आपके ब्रेन से जाएगा उसको बोलेंगे मोटर नर्व। तो इस बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड का ये मोटर नर्व डैमेज हो गया है। मोटर नर्व डैमेज हो गया है मतलब समझिए बच्चे को जो भी फीलिंग्स है ना, जो भी चीज हो रहा है उसको वो बात पता चल रहा है, काहे कि इंफॉर्मेशन इसके ब्रेन तक आ रहा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के बाद वो बच्चा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, काहे कि वो जो नर्व है, जो नर्व मसल्स को कंट्रोल करता है, वो नर्व इसका डैमेज हो गया है। इसके वजह से इसका मस्कुलर मूवमेंट एकदम घट गया है। इसके मसल कोई बॉडी में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो नर्व है, ये नर्व डैमेज हो गया है, मोटर नर्व डैमेज हो गया है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसकी वजह से इसका मसल्स वगैरह इसका ब्रेन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही बीमारी है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। देखिए ये तो हो गया कि भैया जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है किस वजह से होता है। हमारा जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर नर्व है, वो डैमेज हो जाता है। लेकिन ये बीमारी होता कैसे है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिए, ये बीमारी जो है जेनेटिक बीमारी है, इनहेरिटेड बीमारी है। इसका मतलब डेफिनेटली ये बीमारी दो आदमी से आएगा, एक तो आएगा फादर से और दूसरा आएगा मदर से। तो ये बीमारी के लिए जो जीन प्रेजेंट होता है, देखिए हमारे बॉडी में जैसे कि हम बोले नर्व काम नहीं कर रहा है, तो नर्व काम नहीं कर रहा है मतलब नर्व को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए था वो प्रोटीन नहीं बन रहा है बच्चे के अंदर। और प्रोटीन जो है ना, ये जीन से बनता है। ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं आपको, पहले के वीडियोस में भी ये सब बात बोलते रहते हैं। अल्टीमेटली हमारा बॉडी के अंदर जो भी चीज काम होता है वो जीन करता है। जीन मतलब होता है ना कि मैसेज लिखा रहता है हमारा बॉडी में, हमारा सेल के अंदर मैसेज लिखा रहता है, वो जीन के अंदर मैसेज लिखा हुआ रहता है। तो जीन के अंदर अगर गड़बड़ी हो गया तो आपका गड़बड़ वाला प्रोटीन बन जाएगा, और गड़बड़ वाला प्रोटीन बन गया तो इसकी वजह से आपका जो फंक्शनिंग है, जो आपका काम करने का जो तरीका है, वो भी गड़बड़ होने लग जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जीन है। तो ये जीन में ही प्रॉब्लम होता है फादर और मदर से। ये जो जीन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है इस बीमारी के लिए, उस जीन को हम लोग बोलते हैं, इस जीन को हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन, यानी कि SMN1 जीन। ये जीन का नाम है। इस जीन में प्रॉब्लम होता है। देखिए जीन जो है ना, बच्चे के अंदर एक जीन आता है माता से, एक जीन आता है पिता से। इसी तरीके से हर चीज का जीन जो है इसी तरीके से आता है। फादर के पास, देखिए सबके पास, हम लोग के पास दो जीन होता है, किसी भी चीज के लिए दो जीन होता है। तो SMN1 के लिए भी दो जीन रहा होगा, फादर के पास भी दो जीन रहा होगा, यानी कि SMN1 और SMN1 ही 2 थोड़े ना हो जाएगा, सेम जीन है, वही जीन का 2 कॉपी खाली रहता है फादर के अंदर। मदर के अंदर भी इसी तरीके से SMN1 और SMN1 सेम जीन रहता है फादर और मदर के अंदर। लेकिन ये जीन जो है हम सबके अंदर प्रेजेंट होता है। ये SMN1 जीन जो है सबके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये जीन में प्रॉब्लम आ गया, जिसको हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं म्यूटेशन हो गया, कुछ बदलाव हो गया इस जीन में, तो इसका प्रोटीन बदल जाएगा। इस वजह से जो पूरा बॉडी का जो फंक्शन है वो फंक्शन बदल जाएगा। तो इसका मतलब जो फादर और मदर का दोनों में से एक जीन जो है ये बदला हुआ जीन था।
बायोलॉजी में हम लोग बोल सकते हैं म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट था। फादर का भी एक जीन म्यूटेटेड वाला था। हम स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, स्टार मार्क का मतलब आप समझ जाइएगा कि वहां पे म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन को हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं वहां बदलाव हुआ है। मदर का भी एक जीन, कोई सा भी एक जीन आप ले लीजिए, इसके अंदर बदलाव हुआ होगा। अब आप बोलेंगे कि सर जब फादर में एक जीन बदल गया था तो क्या फादर के अंदर वो बीमारी नहीं दिख रहा था? नहीं भैया, ये ऐसा बीमारी है ना जिसमें अगर दोनों जीन बदल जाएगा तभी जाकर के वो बीमारी के आपको आपके अंदर दिखेगा। लेकिन अगर एक जीन आपके अंदर बदला हुआ है तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं दिखेगा, आपका अगला जनरेशन में वो बीमारी दिख सकता है। यही चीज हुआ था इस बच्चे के साथ में। फादर भी एक म्यूटेटेड वाला जीन कैरी कर रहा था, मदर भी एक म्यूटेटेड वाला जीन कैरी कर रही थी। अब देखिए, बेबी जब भी होता है ना तो एक जीन फादर से आता है, एक जीन मदर से। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, थोड़ा सा जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और समझेंगे कि ये बीमारी जो है होता किस तरीके से। एक जीन फादर से लेंगे, एक जीन मदर से लेंगे और बेबी को हम लोग क्रिएट करेंगे। देखिए, मान लेते हैं, देखिए कोई सा भी जीन किसी के साथ भी आ सकता है। मान लीजिए कि ये वाला जीन जो है ये इसके साथ आ गया। हम क्या बोल रहे हैं, एक जीन फादर से, एक जीन मदर से, ये वाला आ गया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये जीन के साथ ये वाला जीन आ गया, यानी कि ये और ये। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये वाला जीन के साथ मदर का ये वाला जीन आ गया, देखिए ये और ये। चौथा कंडीशन ये हो सकता है, ये वाला जीन के साथ मदर का ये वाला जीन आ गया, यानी कि ये और ये। एकदम आसान तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए चीज हो क्या रहा है। बताइए, अगर ये और ये जीन साथ में आया तो यहां पे देखिए दोनों म्यूटेटेड वाला जीन बच्चे के अंदर आ जाएगा। ये जो बच्चा यहाँ पे जो बेबी यहाँ पे होने वाला है, इसके अंदर दोनों देखिए, ये भी म्यूटेटेड जीन है, ये भी म्यूटेटेड जीन है। इस केस में जो बच्चा होगा वो अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड का मतलब है कि इस बच्चे के अंदर बीमारी पाया जाएगा। दूसरा बेबी का जो प्रोबेबिलिटी है, जिसके अंदर एक जीन ये वाला आया है और एक जीन नॉर्मल वाला आया है, मतलब ये बेबी जो है अफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि ये बेबी क्या होगा, कैरियर होगा। कैरियर हम लोग बोलते हैं कि वो उसके इस बच्चे के अंदर भी एक म्यूटेटेड जीन होगा, लेकिन ये बच्चा बीमारी को शो नहीं करेगा, क्योंकि आपको इस बीमारी का प्रॉपर्टी हम पहले ही बता दिए, दोनों जीन म्यूटेटेड होगा तभी बीमारी शो करेगा, एक जीन म्यूटेटेड होगा तो बीमारी शो नहीं करेगा। देखिए, तीसरा वाला जो बेबी, अगर प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं, एक जीन ये वाला, एक जीन ये वाला, एक नॉर्मल एक म्यूटेटेड, मतलब ये बेबी भी कैसा होगा, कैरियर बेबी होगा, ये भी डिजीज शो नहीं करेगा। चौथा कंडीशन देखिए, एक जीन नॉर्मल वाला, दूसरा भी जीन नॉर्मल वाला, मतलब ये जो बेबी है एकदम 100% नॉर्मल होगा, इसके अंदर एक भी म्यूटेशन प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि 4 में से एक बेबी को होने का चांसेस रहता है, 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी रहता है इस बीमारी के होने का। अगर फादर और मदर में से दोनों का एक एक जीन म्यूटेशन है, और अगर सिर्फ फादर का म्यूटेशन है, मदर का नहीं है, तो ये बीमारी नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये जो बेबी था, इसके अंदर यही कंडीशन हुआ है, जिसकी वजह से वो अफेक्टेड हो गया है और उसके अंदर ये बीमारी जो है दिखने लग गया है। ये जीन में बदलाव आ गया है, बात को समझिए। देखिए, दोनों म्यूटेटेड वाला जीन आ गया है, जीन में बदलाव हो गया है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन बदल गया। प्रोटीन बदल गया, इसके वजह से वो जो नर्व है वो नर्व काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ब्रेन से तो सिग्नल निकल रहा है लेकिन मसल तक वो सिग्नल जा नहीं पा रहा है। एज अ रिजल्ट आपका जो मसल है वो काम नहीं कर रहे हैं, और जो मसल जितना कम काम करेगा ना, वो धीरे धीरे करके डिजेनरेट करने लग जाता है। इसीलिए इस बच्चे के अंदर भी मसल्स वगैरह धीरे धीरे करके डिजेनरेट करने लग गए हैं, और बच्चा जो है एकदम स्टिल पड़ा हुआ रहता है, मतलब जहां पे रहता है वैसे ही रहता है, कोई हाथ पैर का। एक मासूम सा बच्चा किस तरीके से जो है बेड पे, माँ बाप सोचता है कि भैया बच्चा मेरा हंसे खेले रोए, कुछ नहीं करता है, वो इमोशनलेस बच्चा रहता है। हाँ, ना तो ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रहा है, ना ही कुछ खा पा रहा है, स्वेलो कुछ खाना नहीं खा पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, हाँ, मदर का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से ये बीमारी होता है। हम लोग देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या बात किए, हम लोग बात किए SMA बीमारी क्या होता है। दूसरा हम लोग बात कर चुके हैं कि ये बीमारी जो है किस तरीके से होता है। थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो बीमारी है इसका टाइप कितना होता है, यानी कि जो बच्चा था उसके अंदर SMA 1 पाया गया था, तो ये 1 2 क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ SMA। देखिए, बेसिकली 4 टाइप का होता है, SMA 1, SMA 2, SMA 3 और SMA। देखिए, जो पहला वाला टाइप है SMA 1 टाइप, आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो बच्चा है इसके अंदर यही बीमारी हुआ है, SMA 1 ये बीमारी हुआ है। ये बीमारी एकदम सीवियर बीमारी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीवियर।
सीवियर का मतलब होता है कि एकदम एक्सट्रीम वाला, सबसे भयंकर, सबसे घातक जो बीमारी है वो है SMA1। दूसरा वाला जो है SMA2, ये इंटरमीडिएट होता है, कि मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा, इंटरमीडिएट, एवरेज में बात करते हैं। SMA3 जो है ये माइल्ड होता है, मतलब एकदम हल्का फुल्का, जान इसमें नहीं जाता है, हल्का फुल्का इसका सिम्टम होता है। SMA4 जो है ये एडल्ट के अंदर पाया जाता है, यानी कि ये जो बीमारी है SMA, ये बीमारी जनरली जो है बच्चों के अंदर होता है, खास करके एकदम इन्फेंट के अंदर, मतलब कि 1 साल से भी कम उम्र के बच्चों के अंदर ये बीमारी ज्यादा देखा जाता है, लेकिन एडल्ट के अंदर भी होता है। ये जो SMA4 है ये एडल्ट के अंदर दिखता है। देखिए SMA1 जो है इसका सिम्टम का अगर बात करें, ये 6 महीने से 6 महीने तक में ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है। ये जो बीमारी है SMA1, इसका सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब इसका लक्षण आपको दिखने लग जाएगा जब बेबी का एज 6 महीना से भी पहले तक में, यानी कि जन्म से लेकर के 6 महीना तक में ये बीमारी देखने मिल जाएगा। ये SMA2 जो है ये 18 महीने से पहले ये बीमारी का पता चल जाएगा, बेबी का एज 18 महीना से पहले। SMA3 जो है ये 18 महीना के बाद ये बीमारी देखने को मिलेगा, इसका सिम्टम पता चलेगा। और SMA4 जो है ये एडल्ट में होता है, तो ये 30 साल के लगभग जब 30 इयर्स आपका एज हो रहा होता है उस दौरान में ये बीमारी का सिम्टम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए ये तो हम सिम्टम का बात बोल दिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया इस बीमारी में होता क्या है, यानी कि जो सिम्टम होता है वो सिम्टम क्या होता है। देखिए SMA1 के अंदर डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, खाना को निगलने में काफी डिफिकल्टी होता है। कैसे निगलेगा, मसले काम नहीं कर रहा है, आपको पता है हर चीज को काम करने के लिए मसल की जरूरत है, तो खाना निगल नहीं पाता है, यानी कि स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होता है इसको, और साथ में सकिंग में, यानी कि जो मदर का ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं कर पाता है, मतलब स्वेलोइंग एंड सकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा इस बेबी को। धीरे धीरे करके इसका सारा का सारा मसल के अंदर वीकनेस होने लग जाएगा, पूरा मसल इसका वीक होने लग जाएगा, कमजोर पड़ने लग जाएगा। देखिए दूसरा वाला जो टाइप है SMA2 के अंदर, इसके अंदर लोअर लिम्ब कमजोर होने लग जाता है। लोअर लिम्ब हम लोग बोलते हैं कमर के नीचे वाला पोर्शन, ये हाथ को हम लोग बोलते हैं अपर लिम्ब और पैर को हम लोग बोलते हैं लोअर लिम्ब। तो SMA2 के अंदर लोअर लिम्ब आपका डिजेनरेट करने लग जाता है, जिसके वजह से बेबी जो है ये बैठ तो सकेगा लेकिन ये चल नहीं सकेगा, यानी कि खड़ा हो नहीं सकेगा। काहे भैया, काहे कि इसका लोअर लिम्ब डिजेनरेट हो चुका है। तो ऐसे बेबी बैठ तो सकेंगे लेकिन चल नहीं सकेंगे। तीसरा जो टाइप है SMA3, इसके अंदर माइल्ड वीकनेस होता है, मतलब आपका जो मसल है, मसल के अंदर वीकनेस होने लग जाता है, माइल्ड वीकनेस। धीरे धीरे करके आपका जो मसल है वो डिजेनरेट करने लग जाता है, लेकिन काफी स्लो रहता है। चौथा जो टाइप है जो एडल्ट के अंदर होता है, यानी कि 30 साल के लगभग में ये बीमारी आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर भी काफी स्लो रिग्रेशन होता है, मतलब मसल जो डिजेनरेट करेगा आपका काफी स्लोली डिजेनरेट करता है, जिसकी वजह से एक तरह से बात करें थोड़ा सा राहत यहाँ पे जरूर मिल जाता है। देखिए ये तो हम बात कर लिए कब होता है सिम्टम क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जिंदा रहने का जो है चांसेस, कितना ज्यादा जिंदा रहने का किसके अंदर चांसेस रहेगा। देखिए जो SMA1 टाइप है जो सबसे सीवियर होता है, इसके अंदर बेबी का डेथ हो जाएगा बिफोर 2 इयर्स। 2 साल का एज होने से पहले ही बेबी का डेथ हो जाएगा। सोचिए जो बच्चा को धरती पे लाया गया, उस बच्चे को लेकर के माँ बाप का कितना ख्वाब रहा होगा, इसके साथ ये करेंगे, ये नाम दिया गया, यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ कितना प्यार दुलार से बच्चे को पाला जाता है। और जब माँ बाप को पता चल जाएगा कि उसके बच्चे का लाइफ स्पैन जो है ये बच्चा 2 साल से ज़्यादा अब जिंदा नहीं रह सकता है, समझिए कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे एक तरह से मेंटल ट्रॉमा होता है पेरेंट्स के लिए। देखिए 2 साल से पहले इसका डेथ हो जाएगा। जो सेकेंड टाइप है SMA2 टाइप, इसके अंदर बच्चा जो है एडल्टहुड तक जिंदा रह जाएगा, यानी कि लगभग बात करें अगर तो 20 से 25 साल या 30 साल तक ये बच्चा जीवित रह सकता है। थर्ड जो इसके अंदर जो बच्चा है ये बिल्कुल अपना पूरा लाइफ जी सकता है, यानी कि फुल लाइफ ये जी सकता है, थोड़ा बहुत वीकनेस रहेगा लेकिन ये अपना पूरा लाइफ जी सकता है। जो लास्ट वाला है जो एडल्ट के अंदर होता है, इसके अंदर भी ये पूरा लाइफ अपना जी सकते हैं। हाँ प्रॉब्लम जरूर होंगे, डिफिकल्टी आएंगे, कुछ मेडिकेशन के साथ ये लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन ये जो केस है इसके अंदर 2 साल से पहले ही बच्चे का डेथ हो जाएगा। और यही केस तो हुआ है आयांश सिंह के साथ। SMA1 जो बीमारी है यही पाया गया है उसके अंदर।
चलिए, ये तो हो गया इस बीमारी का टाइप। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया जब सिम्टम दिख गया तब इस बीमारी को हम लोग कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, लैब में कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, डायग्नोसिस हो सकते हैं जिससे कंफर्म होगा कि ये बीमारी जो है ये हुआ है। देखिए, अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट से पता किया जा सकता है। ब्लड के अंदर एक तरह का एंजाइम रिलीज होने लग जाता है, तो ब्लड टेस्ट करा के इस बीमारी का पता चल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जेनेटिक टेस्ट हो सकता है, यानी कि उसका डीएनए को टेस्ट करके पता किया जा सकता है कि यहाँ पे जीन में बदलाव आया है। नेक्स्ट अगर बात करें, नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है। इस टेस्ट में नर्व का कंडक्शन यानी कि नर्व का जो रेट है, नर्व के अंदर जो मैसेज का आने जाने का जो रफ्तार है, इसको हम लोग मेजर करके पता कर सकते हैं कि ये बीमारी यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट इसका जो है, इसको हम लोग एमनियोसेंटेसिस से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस हम लोग पढ़े हुए हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, जब बेबी का जो बर्थ भी नहीं हुआ रहता है, मदर का यूट्रस में ही बेबी रहता है, उसी दौरान मदर का एमनियोटिक कैविटी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड से इंजेक्शन के थ्रू उस फ्लूइड को निकाला जाता है और वहां पे टेस्ट करके उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, वहां से भी पता किया जा सकता है। क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है तो जेनेटिक में कोई चेंज, जीन्स में कोई चेंज को यहां से पता किया जा सकता है। ये सब तरीके से जो है कि पता कर सकते हैं लैब के अंदर कि ये बीमारी को कंफर्म किया गया है। अब मान लीजिए पता चल चुका है कि ये बीमारी हो गया है, इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, इस बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, ये दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तरीका को हम लोग बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट, जिसके अंदर बीमारी अगर जो है कम है, उस बीमारी को पूरा ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन डिजीज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसका सीवियरिटी को थोड़ा सा घटा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है इसको ठीक करने का, इसको हम लोग बोलते हैं जीन रिप्लेसमेंट थ्योरी। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ गया होगा कि जीन को ही यहां पे रिप्लेस कर देंगे। आपको याद आ रहा होगा जो SMN1 जीन का हम लोग बात कर रहे थे, इसी जीन में प्रॉब्लम था बच्चे के अंदर, तो इस जीन को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें तो नॉर्मल जीन हो जाएगा, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा और जो फंक्शन है वो भी नॉर्मल होने लग जाएगा। तो जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, डिजीज मॉडिफाइंग जो थेरेपी है, ये जो थेरेपी है ये भी दो के अंदर, मतलब एक जो है इन्फेंट के अंदर भी अलग दवाई दिया जाता है और जो एडल्ट है इसके अंदर भी अलग दवाई दिए जाते हैं। अगर इन्फेंट के अंदर ये बीमारी हुआ है तो इन्फेंट को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्पिनराजा। देखिए, हम दवाई का नाम लिख रहे हैं, इस दवाई को हम लोग बोलते हैं, इस इंजेक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पिनराजा। इंजेक्शन है, इंजेक्शन दिया जाता है बेबी के अंदर और उसके वजह से उसका डिजीज जो है कम हो सकता है। जबकि एडल्ट के अंदर एक ओरल दवाई दिया जाएगा, यानी कि इंजेक्शन नहीं, भेन में नहीं डालेगा, बल्कि एक ओरल मुंह से खाने वाला एक दवाई दिया जाएगा, जिस दवाई को रोज खाना पड़ता है। जब तक आपका लाइफ चलेगा तब तक उस दवाई को रोज खाना पड़ेगा। और एडल्ट के अंदर इस दवाई को हम लोग बोलते हैं रिजडीप्लाम। जो बच्चे का उम्र 2 महीना से ज्यादा है उसके अंदर भी ये बीमारी दिया जा सकता है। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि ये जो बीमारी है इसको इंडिया में, देखिए ये सब कोई भी जो दवाई है ना, इसको इंडिया में ये सब नहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी इसी महीना में, जुलाई का महीना में जो है इस दवाई को अप्रूव कर दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अप्रूवल कर दिया गया है कि भारत में इस दवाई का इस्तेमाल हो सकता है। इसी जुलाई के महीने में इस बीमारी को अप्रूवल दे दिया चुका है। तो एक तरह से हमारे लिए एक गुड न्यूज है कि ये दवाई अब हमारे पास इंडिया में भी ये दवाई अवेलेबल रहेगा। रिजडीप्लाम एक दवाई बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखिए, इस तरीके से आप लोग जो है बीमारी को पूरा ठीक नहीं कर सकते हैं, बस मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका इंटेंसिटी को आप घटा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आप लोग अब तो समझ गए कि सारा चीज का जो जड़ है वो जड़ है आपका जीन। तो जीन को ही इसमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अंदर जो दवाई दिया जाता है, इस दवाई को हम लोग बोलते हैं जोलगेंस्मा। इसके अंदर जो मेडिसिन चलता है जीन रिप्लेस करने के लिए, एक इंजेक्शन है, ये एक इंजेक्शन है, आईवी इंजेक्शन है। इंजेक्शन दो टाइप का होता है, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। तो ये जो इंजेक्शन है वेन में पड़ने वाला इंजेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड के अगल बगल जो है ये इंजेक्शन दिया जाता है। एक बार ये इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन, जोलगेंस्मा इंजेक्शन को बोलते हैं। इंडिया में ये दवाई अवेलेबल नहीं है और आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि ये जो दवाई है ना, दुनिया का सबसे महंगा दवाई है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि 15,000 का दवाई है, 20,000, 50,000
हजार का दवाई है, लेकिन ये जो दवाई है जोलगेंसमा, ये दवाई पूरा दुनिया, पूरा ग्लोब का, पूरा पृथ्वी का सबसे महंगा दवाई है। इस इंजेक्शन का, एक इंजेक्शन का कीमत है 16 करोड़ रुपए। इंडियन करेंसी में हम बात कर रहे हैं लगभग 15.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग में 16 करोड़ रुपए इस इंजेक्शन का दाम है। दुनिया का सबसे महंगा दवाई है ये दवाई जब पड़ जाएगा इंट्रावेनस, एक बार पड़ेगा, उस बेबी के अंदर उसका जो जीन, जो SMN1 जो जीन डिफेक्ट हुआ था, उस जीन को वो रिप्लेस कर देगा। आप समझ पा रहे हैं बायोलॉजिकल, आप लोग जो लोग बायोलॉजी से रिलेशन रखते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जीन को रिप्लेस करना कितना मुश्किल काम होता है। ये दवाई से वो काम पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए इस दवाई का जो कीमत है इतना, कि इस बच्चे को ये वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो ठीक हो सकता है। और इस दवाई का जो कॉस्ट है 16 करोड़ रुपया। तो यही है पूरा का पूरा मामला। इस तरीके से ये बीमारी SMA1 हुआ, उसका ये सिम्टम्स रहता है, इस तरीके से उसका अलग अलग टाइप्स रहता है। हम लोग बात कर लिए इसका ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में बात कर लिए, और फिर इसका हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लिए। अगर कम सीवियर है तो ये सब ट्रीटमेंट से काम बन सकता है, लेकिन इसको SMA1 था, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक ही दवाई अवेलेबल है, ये दवाई जिसका कीमत है 16 करोड़ रुपया, अमेरिका से इंपोर्ट कराया जाएगा। हालांकि ऐसा केसेस पहले भी हुए हैं जहां पे हमारा सरकार जो है वो आगे आया है, इसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आगे आया हुआ है, और कई सेलिब्रिटी जो हैं आगे आकर के हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये सब कलेक्ट हो पाया था। इसीलिए इसी उम्मीद के साथ ये जो पेरेंट्स हैं पटना वाले, तो ये लोग का भी जो है एक कैंपेन शुरू किया है कि किसी तरीके से ये लोगों को फंडिंग हो जाए और ये दवाई इंपोर्ट करा सके और अपने बच्चे का जान बचा सके। देखिए भाई, हम लोग फाइनेंशियली तो हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बोलते हैं ना, कई बार जो है दवा से ज़्यादा इफेक्ट दुआ कर जाता है। हाँ, ये सब तो फिल्मी डायलॉग पता है, दुआ वगैरह, लेकिन फिर भी अगर मन से जो है कि अगर जो जहाँ से फाइनेंशियल हेल्प मिलना चाहिए वहाँ से फाइनेंशियल हेल्प जो है वो मिल सकता है। और बाकी जो है कि हम लोग मन से जरूर दुआ कर सकते हैं कि जो है कि ये फंडिंग अवेलेबल हो जाए, ये मेडिसिन अवेलेबल हो जाए और उस बच्चे का जान बचाया जा सके। ये हो चुका है, भारत में पॉसिबल हो चुका है, हैदराबाद वाले बच्चे का जान बचाया जा चुका है। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि जो है पॉसिबल हो जाए। चलिए फिर ठीक है, हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।